नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्चतम न्यायालय ने एक तरह से फटकार लगाई है केंद्र सरकार को। ये पूछा है कि 31 दिसंबर तक आपका रोड मैप क्या होगा, आपकी रणनीति क्या होगी वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर, ये हमें बताया जाए। इसके अलावा जिस तरह की कमियां इस पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम में नज़र आ रही हैं, उस सब को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि क्यों 18 से 44 तक के लोगों को पैसे देकर टीका लगाना पड़ेगा और 45 से ऊपर के लोगों को आप मुफ्त में टीका दे रहे हैं। इसके अलावा टीके की कमी को लेकर भी सवाल उठाया गया है। ग्रामीण इलाकों में, हमारे गांव देहात खलिहानों में जिस तरह से जो लोगों में जो यानी एक्सेस को लेकर, यानी कि टीके की उपलब्धता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और जो मुश्किलें पेश आ रही हैं, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। तो क्या ये एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? क्योंकि जैसे मैं आपको लगातार हर कार्यक्रम में बताती रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रिया है भारत के पास और पूरी दुनिया के पास। इन तमाम जो वेव्स आ रही हैं लगातार कोरोना की, एक के बाद एक, दूसरी वेव में कितना तबाहनाक मंजर हमने भारत में देखा था। इस सबको के मद्देनज़र सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक हल है, वैक्सीनेशन ही एक ज़रिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद ये माना जाए कि सरकार लाइन पर आ जाएगी और सिर्फ पॉजिटिव ख़बरें दिखाने का सिर्फ जो है वो एक तरह से इंसिस्ट नहीं करेगी, बल्कि वाकई जो रोड मैप है वो नज़र आएगा? कितनी बाध्यता होगी सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे कदम के बाद सरकार के सामने, और क्या कानूनी रूप से इसको किस तरह से देखा जाए? मेरे साथ मौजूद हैं राहुल नारायण, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, लॉयर ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि 15 महीने बाद भी अदालत को पूछना पड़ रहा है कि रोड मैप बताइए, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, ये बताइए। ये क्या एक तरह से एक पॉलिटिकल कमेंट्री, एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है आज की सरकार के ऊपर? आरफा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, इसको देखने का एक नजरिया है। अभी जो कोविड की करंट सिचुएशन है, जो पिछले 6-7 महीनों से कोविड की सिचुएशन हो रही है, वो अनप्रेसिडेंटेड है इन द सेंस कि किसी को भी इतना आइडिया नहीं था कि किस किस लेवल तक की जा सकता है। तो जो पॉलिसीज जो पहले बनी थी, हर इमरजेंसी में जैसे होता है, हर एक पॉलिसी को इवॉल्व करना पड़ता है, हर पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये काफी क्लियरली कहा है ओरल आर्ग्यूमेंट में भी और ऑर्डर में भी कि अभी वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, अभी वो सवाल पूछ रहे हैं। जिन इन सवालों के जवाब जो जो आएंगे सरकार से, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगी कोर्ट कि क्या आगे करना, क्या है, क्या नहीं करना है। बिकॉज देखिए, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी मेकिंग रोल होता है वो सरकार का होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। जो लॉ मेकिंग रोल होता है वो पार्लियामेंट का होता है, और जो कोर्ट का रोल होता है वो इम्प्लीमेंटेशन का होता है। लेकिन अगर सरकार इस तरीके की पॉलिसी निकालेगा जो किसी के राइट्स के खिलाफ हो, जो जो संविधान में जो राइट्स हमें प्रोवाइडेड हैं, तो लोगों को अधिकार है कि कोर्ट जाएं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। हाई कोर्ट पूरे देश में बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस, जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही थी, दवाइयों की शॉर्टेज हो रही थी, पूरे देश में लोग, हॉस्पिटल्स, इंडिविजुअल सब कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि हमारी मदद करो। बिकॉज एक राइट टू लाइफ होता है, एक हमारे राइट टू हेल्थ होता है जिसके अंदर, तो लोगों को बहुत कमी थी। तो इसकी वजह से हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इंटरफियर किया, बहुत पॉजिटिव ऑर्डर्स पास किए, और कई लोगों की जाने इन कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से बची है। तो उसके लिए तो ये मतलब कोई ये कह नहीं सकता कि कोर्ट का जो रोल है वो नेगेटिव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो इंटरवीन करेंगे ताकि जो लार्जर इश्यूज हैं, जो ब्रॉडर इश्यूज हैं, उनको एक सेंट्रल नजरिए से देखा जाए, ताकि पूरे यूनियन ऑफ इंडिया की हेल्प की जाए इसके लिए। लेकिन कोर्ट ने जो जिस तरीके से ये किया है, उन्होंने बहुत बहुत ध्यान रखा है कि वो एग्जीक्यूटिव की जगह स्टेप ना कर दें। इसे कहते हैं, दैट इज व्हाई उन्होंने हर ऑर्डर में ये कहा है कि वो दे आर कंडक्टिंग अ न्यू काइंड ऑफ हियरिंग कॉल्ड डायलॉगिक हियरिंग। उसमें वो सवाल पूछते हैं कोर्ट सरकार से, ताकि सरकार अपनी थिंकिंग उन्हें बता सके। इससे सारे में क्लैरिटी होगी, सब लोगों को पता चलेगा कि सरकार ने क्यों किया है, क्या किया है। नहीं राहुल जी, लेकिन ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि चलिए उनके कार्य क्षेत्र में जो ज्यूरिसडिक्शन है सरकार का, उसमें नहीं आ रहा है कोर्ट। लेकिन ये आप देखिए, पिछले 6 महीने की पूरी कहानी अगर आप देखें तो अदालतों को मजबूर होकर आना पड़ रहा है, जिसको कहा जाता है संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसको सरकार ये कह सकती है कि क्या अब अदालतें देश चलाएंगी, हम चुने हुए सरकारें, हम चुने हुए नेता हैं, हम देश चलाएंगे। लेकिन आप उत्तर प्रदेश का जिक्र देखिए, कितनी कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी, लताड़ लगानी पड़ी थी उत्तर प्रदेश सरकार को। अभी भी आप ये देखें, आज ही की बात है ये कि जब
हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से ये कहा है कि आप जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स क्यों शुरू कर रहे हैं जब कोवैक्सीन की दूसरी खुराक आपके पास है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो दोहरा रवैया है, जो हिपोक्रेसी है हमारी, चाहे वो राज्य सरकारें और ख़ासकर केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अदालतों को मजबूरन इसमें दखल देना पड़ रहा है क्योंकि सरकारें अपना काम नहीं कर रही हैं? देखिए, सिंपल बात तो ये है, अगर सरकारें अपने काम बहुत बखूबी तरीके से कर रही होती तो कोर्ट को उसमें घुसने की जरूरत ही नहीं थी, ताकि लोगों को की कंप्लेंट ही नहीं आती। क्योंकि लोगों की कंप्लेंट आ रही है कोर्ट के पास, जजेस को भी पता है, वो भी भारतीय सिटीजन हैं, उनको पता है कि उनके फेलो सिटीजन क्या क्या सफर कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे इश्यूज उठा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा है कोविड का, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आप डिसाइड किया इसको लेने के लिए, उनके सामने बहुत हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन आई हुई हैं कि जो लोग सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है देश में, ताकि लोगों को उनको पता चले। अब ये नेसेसरीली एक तरीका है कि नेचुरली के जो सरकार, दोनों सरकार, केंद्रीय और स्टेट सरकार ने जो किया है वो इतना परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आई मीन ऑब्वियसली इतनी सफरिंग तो चल ही रही है। कोर्ट अपनी तरह से ये कोशिश कर रही है कि लोगों की सफरिंग कम हो, और वो फिर भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से बाहर नहीं आ रहे। उन्होंने बहुत ध्यान से जो ऑर्डर पास किए हैं वो इस तरीके से पास किए हैं कि सरकार ये ना कह सके कि आप देश चला रहे हो। वो पूछ रहे हैं आप देश चलाइए, लेकिन जो आपकी थिंकिंग है वो आप लोगों को बताइए। तो जो सवाल हैं, जो कोर्ट के सवाल हैं, आप देखेंगे बहुत डिटेल सवाल हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये तक पूछ लिया कि स्टेट और डिफरेंट स्टेट्स में कोल्ड स्टोरेज फॉर वैक्सीन, कोल्ड स्टोरेज की क्या फैसिलिटीज हैं। तो उन्होंने जनरल सवाल पूछे हैं, जो बड़े बड़े सवाल हैं कि आपने 18 से 44 तक और 45 से लेकर तक अलग अलग क्यों किया है प्राइसिंग पे, और छोटे सवाल जैसे जैसे कोल्ड स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा इशू डिस्कस किया है ताकि सरकार इस पे अपनी थिंकिंग बता सके। अगर वो थिंकिंग जिसे कहते हैं सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, अगर ये सब बातें जो रीजनिंग कोर्ट की हैं, जो रीजनिंग सरकार की है, वो बाहर आ जाती है कोर्ट ऑर्डर से, लोगों को पता चलता है कि क्या तरीका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। शायद सरकार अपने पॉलिसीज को ही चेंज कर ले कि हाँ, ये कंसर्न जो कोर्ट ने रेज किया है वो सही है। और अगर सरकार ने चेंज नहीं किया और कोर्ट को लगा कि जो पॉलिसी सरकार ने अडॉप्ट करी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वो उसको स्ट्राइक डाउन करके वो करेंगे। राहुल जी, कोर्ट ने ये भी कहा कि कितना मनमाने तरीके से, आर्बिट्रेरी तरीके से और कितना तर्कहीन तरीके से, इलॉजिकल, इरेशनल तरीके से आधी आबादी को बोल दिया, या आबादी का अलग अलग हिस्सा अगर देखा जाए कि 18 से 44 से हम पैसे लेंगे और बाकी को हम फ्री देंगे। इसका क्या तर्क है? तो क्या आपको लगता है कि सरकार ये ड्यूटी बाउंड है कि सरकार को अब जवाब देना पड़ेगा कि अलग अलग पॉलिसी क्यों है? क्यों जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि वन नेशन वन वैक्सीन या वन नेशन, कोई पॉलिसी तो हो, कोई राष्ट्रीय नीति है क्या हमारी वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 है जो राइट टू इक्वालिटी कहता है, उसमें वो कहता है सब लोग समान की तरह, द लॉ शुड ट्रीट एवरीबॉडी द सेम इक्वली, ताकि किसी को ये नहीं कह सकते कि वो आप फेवरेट हो, आप फेवरेट नहीं हो। तो इसका ये मतलब है कि सरकार ऑब्वियसली डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंट तरीके से डील कर सकती है, लेकिन उस कैटेगरी के उसको कुछ रैशनल पर्पस होना चाहिए और कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ट्रीट कर रहे हैं आदमियों को और औरतों को डिफरेंट तरीके से फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, तो उसका कोई रैशनल, कोई लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि बस जो मन में आया वो किया। तो इसीलिए कोर्ट ने ये काफी क्लियरली कहा है कि उनको लगता है कि 18 से 45 और 44 और 45 से लेकर से ऊपर की जो कैटेगराइजेशन है, वो देखिए कैटेगराइजेशन की सेंस तो बनती है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जो 45 से ऊपर लोग हैं वो ज्यादा तादाद में, उनके ऊपर ज्यादा बुरे केसेस हुए, ज्यादा डेथ्स उनकी हुई हैं, तो ये कैटेगराइजेशन मेक सेंस। लेकिन डज इट मेक सेंस फॉर पर्पस ऑफ प्राइसिंग ऑफ वैक्सीन, फॉर एग्जाम्पल, कि जो प्राइसिंग की तरफ से उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे हिंदुस्तान की जो वैक्सीन पॉलिसी है 1978 से लेकर अब मई तक जो पॉलिसी थी, इस केंद्रीय सरकार सबके लिए खरीदती है और वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जैसे इंग्लैंड में भी अब जैसे अगर आप अभी देखिए तो वो सरकार ने प्रोक्योर किए हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स को डिफरेंट टाइम पे दे रहे हैं। तो ये वो कर सकते हैं कि पहले हम 45 से ऊपर लोगों को करें, लेकिन ये ड्यूअल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कोर्ट ने कहा है कि हमें ये प्राइमा फसी, उन्होंने कोई फाइनल रूलिंग नहीं करी है, लेकिन प्राइमा फसी उनको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो सरकार से ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि आप क्या, किस रीजन से इसको जस्टिफाई कर सकते हो। और इसके अलावा ये भी बात कही कि जो नए वेरिएंट्स हैं वो इन
सो कॉल्ड मतलब जवान लोग, यानी कि जो 45 से नीचे के लोग हैं जिनकी उम्र कम है, उन लोगों को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। कितने लोग हम जानते हैं कि इस दौरान जो सेकेंड वेव आई उसमें न सिर्फ कि बड़ी गंभीर स्थिति से वो गुजरे, वो संक्रमित हुए, बल्कि बहुत लोगों की मौत भी हुई। हालांकि साइंटिफिक एविडेंस कितना है इसके सामने कि सिर्फ जो है 60 साल से ऊपर के लोग जो जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि पहले से ही मौजूदा बीमारियां, गंभीर बीमारियां थीं, उन लोगों की मौत हो रही थी। लेकिन ये सेकेंड वेव और जो नया वेरिएंट था ये ज़्यादा घातक था। इसने लोगों को ज़्यादा, जो यंगर लोग थे जिनकी उम्र कम थी, उनको भी तकलीफ़ पहुंचाई। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो स्टेट्स का पूरा मामला है कि हमारे जो देश में पहले से ही जितनी इनइक्वालिटी है, जितनी गैर बराबरी है जो अलग अलग सतह पर नज़र आती है, अब ये गैर बराबरी अलग अलग राज्यों में भी नज़र आएगी। कुछ राज्य हमारे गरीब हैं, कुछ राज्य हमारे अमीर हैं, लेकिन सबको जो है वो ख़रीदने की जिम्मेदारी आ गई अब वैक्सीन की राज्य सरकारों के ऊपर। तो क्या इससे और ज़्यादा गैर बराबरी का समाज बनाएंगे हम? देखिए, दो बहुत बहुत आपने एक तो बहुत बिल्कुल करेक्टली कहा कि दो अलग अलग जो जो रिच स्टेट्स हैं और जो पुअर स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई भी बराबरी सही नहीं है। तो दोनों यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सारे सिटीजन्स हैं उस जिस भी स्टेट में रहें उन सबको वैक्सीन मिले। तो ये बात के कुछ स्टेट्स जो जिनके पास ज्यादा फाइनेंशियल पावर है और जिन स्टेट के पास कम फाइनेंशियल पावर है उनके बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये सरकार भी अपने आप में मानती है। वो कहते हैं कि जो वो कर रहे हैं उससे नहीं होगा, लेकिन वो आई थिंक ये इनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट को तो ये लगता है कि क्लियरली देयर इज इनइक्वालिटी बिटवीन द स्टेट्स। और ये भी एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू इस बात में इक्वालिटी के खिलाफ वो है, के अलावा आई एम सॉरी, कि फेडरलिज्म का इशू भी है। वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसे कोर्ट में चंद्रचूड़ ने कहा था, वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो मतलब देयर इज अ फेडरल एस्पेक्ट एज वेल, कि सरकार जो यूनियन सरकार है उसको सब स्टेट्स को देखना है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी वो सब स्टेट्स के साथ निभानी है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट जो स्टेट करना है अपने आप करे। अब आप सबने पढ़ा होगा कि जो स्टेट्स ने अपनी ग्लोबल टेंडर निकाले, तो जो विदेशी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं उन सबने मना कर दिया कि हम यूनियन से ही डील करेंगे। बिल्कुल। तो इसका क्या अंतर हुआ कि आप स्टेट्स के ऊपर कंप्लीटली ये नहीं छोड़ सकते। और एक और बात, जो बहुत जरूरी बात, जो कोर्ट ने नोट करी, कि जो 18 से 44 के लेकर जो एज ग्रुप के लोग हैं उसमें 50% ऑफ वैक्सीन स्टेट के पास जाएगी। मतलब 50% यूनियन के पास ऑलरेडी जा चुकी है। जो टोटल नंबर वैक्सीन बनी है 50% यूनियन के पास है 45 की एज के ऊपर, और जो रिमेनिंग 50% है वो 25% जाएंगी स्टेट्स को जो फ्री करेंगे, और 25% जाएंगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। तो इसका यही मतलब हुआ कि जो 18 से लेकर 44 के लोग हैं उनको अगर फ्री वैक्सीन बड़ी मुश्किल से मिलेगी, उनको मोस्टली खरीदना पड़ेगा। और ये लोगों का एक्सपीरियंस भी यही है कि 800, 900, 1000 रुपए, 1200 रुपए देकर वो वैक्सीन खरीदने जा रहे हैं। और राहुल जी, आप सोचिए कि अगर 5 लोगों का परिवार है, उसके अलावा 10 लोगों का परिवार है, एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का परिवार है जिसके परिवार में यंग मान लेते हैं कि लड़के लड़कियां हैं जो कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, एक हॉकर का परिवार है, किसान का परिवार है। मतलब सोच भी नहीं पा रही हूँ मैं कि जो बड़े परिवार हैं लोगों के, वो किस तरह से जाकर वाकई एक बार में 5-7 हज़ार रुपये कैसे खर्च कर पाएंगे। ये अपने आप में बिल्कुल, जैसे कोर्ट ने खुद कहा, एकदम तर्कहीन, इरेशनल ये सरकार का आर्ग्यूमेंट है। लेकिन अगली बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप कितना टीवी पर खबरें देखते हैं, लेकिन बड़ा हास्यास्पद है, टीवी के बहुत सारे एंकर्स आजकल जो हैं वो आस्तीने ऊपर करके कह रहे हैं कि देखिए मोदी सरकार को घेरने के लिए ये तमाम लोग, विपक्ष जो है वो आगे आ गया है, और राज्य सरकारें, खासकर जो गैर भाजपा शासित जो सरकारें हैं, उनके ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि वो राजनीति कर रही हैं इनमें, कि जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो संविधान के मुताबिक राज्य का विषय है। तो ऐसे में आप केंद्र सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? इन एंकर्स के लिए, खासकर इनकी एजुकेशन के लिए भी कुछ बोल दीजिए कि क्या ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, टीकाकरण का जो पूरी प्रक्रिया चल रही है और जो चलती रहेगी, या इसमें राज्य सरकारों को भी ये आरोप झेलने हैं? देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ट्रू के स्टेट लिस्ट में हेल्थ है, लेकिन यूनियन लिस्ट में है इंटर स्टेट क्वारंटीन। यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में है प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एक्सेट्रा। तो ये, और जो हमारी ट्रेडिशनल जो वैक्सीन पॉलिसी रही है, जैसे पोलियो में या स्मॉल पॉक्स की या जो कुछ भी पहले से वैक्सीन हुई हैं, वो सब यूनियन ने ही प्रोक्योर करी हैं, माना। और एक और बात, ये एनडीएमए एक्ट जो चल रहा है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंदर भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की है। तो ये फॉर द सेंटर, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट, नॉट अ पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट।
according to the constitution, at least in the way we are seeing it, and perhaps the court will look at it in the same way, ये ड्यूटी जो है वो यूनियन की है। स्टेट्स को नेचुरली जिन इंसानों को इंजेक्ट करना है, वो स्टेट को उनको ढूंढना, उनकी लिस्ट बनाना, वो सब स्टेट का काम जरूर है। लेकिन वैक्सीन प्रोक्योरिंग टू मेक श्योर कि वैक्सीन सबके लिए अवेलेबल है, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये स्टेट्स का ही काम है। और ये भी सोचिए, अगर यूनियन खरीद रहा है 150 रुपए पे और स्टेट्स खरीद रहे हैं 300 रुपए में, इससे फर्क नुकसान नेशनल एक्सचेकर का हो रहा है ना, बिकॉज सारे के सारे पैसे टैक्स पेयर से जा रहे हैं। तो टैक्स पेयर के लिए भी ज्यादा अच्छा होगा अगर यूनियन सब कुछ खरीदे। तो whether you look at it from a efficiency viewpoint, whether you look at it from a economical viewpoint, whether you look at it from a constitutional viewpoint, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन की है। इसमें स्टेट्स का रोल है, ये नहीं कह सकते स्टेट का कोई रोल नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट में दोनों का रोल होना चाहिए। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दोनों को एक साथ और दोनों का सामंजस्य, अगर अच्छा सामंजस्य होगा राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का, शायद तभी जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में वी ऑल विन विन, तभी हम सबकी जीत एक साथ हो पाएगी। लेकिन आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद बहुत, जैसे कहना चाहिए, बहुत मुलायम तरीके से उन्होंने जो कान मरोड़ा है, अगर उसको हम देखें तो क्या ज़मीन पर इसका असर होते हुए आप देख रहे हैं? क्या बदलाव जो हमारी वैक्सीनेशन की अभी जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, क्या उसमें कोई फ़र्क देख रहे हैं आप? बहुत संक्षेप में। देखिए, मुझे लगता है कि फर्क तो जरूर पड़ेगा ही। जैसे किसी कहते हैं ना, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, सनलाइट इज बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो जब बहुत सारी ये सब डिटेल्स बाहर आने लगेंगी, जब डिटेल आएगी, फॉर एग्जांपल कि इंडिया में कितने लोग हैं 45 से अंदर जो अफोर्ड नहीं कर सकते खरीदना, और कितने लोग हैं फॉर एग्जांपल जो कोविन ऐप में जिनके पास फोन नहीं है, जो कोविन ऐप को यूज नहीं कर सकते, उनका क्या होगा? जब ये सब नंबर जब बाहर आएंगे तो मेरे को लगता है सरकार अपने आप भी पॉलिसी चेंज करेगी। तो इशू सिर्फ कोर्ट का स्ट्राइक डाउन करने का नहीं है, सरकार का अपना, जब सरकार अपने आप देखेगी तो उनको भी लगेगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातें हैं बेटे भाई। ये हियरिंग जो है बहुत अनयूजुअल हियरिंग है। नॉर्मली कोर्ट क्या करती है? कोर्ट कहती है कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है तो सही है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो गलत है। इस पर्टिकुलर केस में वो बहुत सारे सवाल उठा रही है ताकि सरकार उस पर विचार कर सके, ताकि वो भी वो कह रहे हैं कि आप इसके बारे में सोचो, और अगर एंड में जो होता है, फॉर एग्जांपल वैक्सीन पॉलिसी में इन सब सवालों के बाद जब जवाब मिल जाते हैं, जो कोर्ट क्या करती है वो अलग बात है। बट अभी तो ये पॉइंट है कि सरकार पूरी तरह से ये कोशिश कर सकती है कि वो चेंज कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन की बात हो रही है, वो कोर्ट के इन्फ्लुएंस से भी हो रही है। They are talking to them because of this only। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप उनके बारे में जो डिस्कशन आपने किए हैं उसके बारे में जरा सी क्लैरिटी लाइए, ताकि लोगों को भी ये जरा सुकून हो कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है अभी। और कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही थी अपने पहले ऑर्डर में कि डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में क्या फर्क है, कि डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन फैली होनी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने पहले डेट में कहा था कि ये जो लोग पुलिस में जाके लोगों को बंद करते हैं, जो ऑक्सीजन मांग रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कुछ होगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाएगी, बात पहली। और दूसरी बात कि जब लोग अपने आप कंप्लेंट्स करेंगे, जब लोग अपने दुख की कहानी या अपने सुख की कहानी जो कुछ भी लोगों को और बताएंगे, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कोर्ट ने कहा था बंगाल में 1943 में जो फैमिन था, वो इतना बुरा क्यों था, और जो इंडिपेंडेंस के बाद फैमिन इतने बुरे क्यों नहीं हुए? इसीलिए क्योंकि सरकार ने अटेंशन पे की जो लोगों की कंप्लेंट्स थी, तो दे वर रिस्पॉन्सिव टू देयर कंसर्न्स। जी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो बीच में आया था कि न्यूज आइटम्स में कंट्रोल किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि हर न्यूज आइटम शुड बी प्रॉपर्ली अलाउड, एंड जो इंडिविजुअल जो कंप्लेन कर रहे हैं उनको जेल में आप बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल नारायण जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू आरफा जी, माय प्लेजर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।